गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 8 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द एनजीटी एंड द अंडमान निकोबार का जो अभी एक आइलैंड प्रोजेक्ट चलाया है सरकार ने, जिसमें 72,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाली है। उसके बारे में बात करेंगे। एनजीटी के बारे में बताऊंगा आपको क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह से काम करती है। हालांकि पुराना टॉपिक है लेकिन थोड़ा इसको हम लोग देख लेंगे। इसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसके बारे में भी बात करेंगे। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रहने वाला है और साइंस वाले फील्ड में इंडिया को जो है एक वर्ल्ड लीडर जो है ये बना सकता है। तो ये लीगो प्रोजेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। कैनबिस एंड लीगलाइजेशन, तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा सेकंड स्टेट इंडिया में हो सकता है जहाँ पे कैनबिस को लीगलाइज किया जाएगा। कैनबिस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो वैसे इसको आप जीएस पेपर 3 से इंक्लूड कर सकते हो, बट गवर्नमेंट स्कीम के अंडर इसको आप जीएस पेपर 2 में भी इंक्लूड कर सकते हो। बीआईएटीएस क्या होता है और इंडिया के साथ उसका क्या कंसर्न है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इकोनॉमी का है ये आर्टिकल, एडिटोरियल जो आज का दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओवरऑल अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो आई वुड लाइक गिव ओनली 3 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि आज बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टॉपिक्स मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, NGT sets up panel to revisit clearance given to Great Nicobar Island Project. ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है? ये 72,000 करोड़ रुपएस का एक प्रोजेक्ट है जो सरकार आने वाले 25-30 साल में वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। वहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट बनाया जाएगा, होटल्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि निकोबार आइलैंड को हम लोग इस तरह से डेवलप करें जैसे सिंगापुर को जो है बेनिफिट मिलता है वैसे ही उसको भी मिले, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर निकोबार आइलैंड भी बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे है। तो इकोनॉमिकल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट समस्या प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक तो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो उनको डैमेज हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इकोलॉजिकल वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है, इसने उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी स्टे ले लिया है और गवर्नमेंट से आंसर मांगे हैं कि भाई वहाँ की इकोलॉजी को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अलोंग साइड विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो आप कह रहे हो कि 72,000 करोड़ रुपीज़ में यहाँ पर लगाओगे। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जो अपना निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसके अंदर पड़ता है गलाथिया बे और वहाँ पे है अपनी बर्डिंग नेस्ट साइट। तो सेंट्रल एशिया से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इवन कभी कभी साइबेरिया से वहाँ पे बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके। तो उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो एरिया आता है जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वो कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन 1 के अंदर में आता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल उसके ऊपर स्टे लगा दिया है और गवर्नमेंट उसके ऊपर जो भी आंसर करेगी वो थोड़ा-सा देखना रहेगा। ठीक है जी, चलिए। ये तो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बात किया था, तो ये पुराने आर्टिकल की ही कटिंग मैंने यहाँ पे डाली है। कंसर्न क्या-क्या है इस प्रोजेक्ट के? ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी गई हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। उसके अलावा जो इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी खैर वो तो है ही, ठीक है? ना माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह का ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एनजीटी क्या है? न क्या एनजीटी के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने की और उसको स्टे लगाने की पावर होती है? बिल्कुल होती है। एनजीटी एक कोर्ट के जैसे ही काम करता है, ठीक है? और एक क्वासी जुडिशियल जो है ये एक ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल के पास तो बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के रिगार्डिंग, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड ऑल दैट, नेचुरल रिसोर्स जो इंडिया को प्रोटेक्ट करने होते हैं उसके बारे में इनको जो भी केस होते हैं उनको डिस्पोज करने की पावर होती है एनजीटी के पास। एनजीटी को जो है एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बनाया गया था। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स अ ट्रिब्यूनल, सो इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एज वेल। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स ही होते हैं, उन्हें बड़ा ज्ञान होता है। चेयरपर्सन को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो यूजुअली हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है उसके अंदर जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन एनजीटी वाले केस में उनके कोड को फॉलो एज सच नहीं किया जाता है। इसमें नेचुरल जस्टिस
के कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी के को फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हार्ड स्ट्रिक्ट रूल्स हमारे पास नहीं है। वी जस्ट नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और 90 डेज़ के अंदर जो है वो जो भी केस आते हैं एनजीटी के पास, उसे डिस्पोज़ करना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो वो थोड़ा-सा आप देख सकते हो। चलिए, कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन की बात की गई थी इस आर्टिकल के अंदर कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं 72,000 करोड़ का, उसके अंदर ये कोस्टल ज़ोन में आता है। तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, उसे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट आपको करना पड़ेगा। कोस्टल रेगुलेशन का नोटिफिकेशन है इंडिया में सबसे पहली बार 1991 के अंदर आया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या रहता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं हमारे, वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, या आपको कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई हैज़ार्डस मटीरियल को डिस्पोज़ करने का कोई प्लांट वगैरह आपको लगाना है, माइनिंग एक्टिविटी एंड ऑल दैट, उनको रेगुलेट किया जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बैन किया जाता है, नो, रेगुलेट किया जाता है। डिपेंड करता है वो कौन से कोस्टल ज़ोन में है। बाद में इस कोस्टल रेगुलेशन जो एक्ट हमारा, जो कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन है, टाइम टाइम पे रेगुलेशंस आते रहे। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया। 2011 में देयर वाज़ वन नोटिफिकेशन, फिर 2018 में देयर वाज़ अनदर नोटिफिकेशन, जिसके अंदर चेंजेस हम लोगों ने किए थे। तो जो 2011 के अंदर था, इसके अंदर जो कोस्टल ज़ोन को 3 एरिया में डिवाइड किया गया था। कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन 1, 2 और 3। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है वो कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन 1 वालों को मिलती है, जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। खासकर जो एटॉमिक मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड इन द कोस्ट रेगुलेशन जोन एक्सेप्ट प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस हार्बर सी लिंक एंड द रोड्स विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ द वाटर बिटवीन एलटीएल एंड द एचटीएल। राइट, एलटीएल का मतलब होता है लो टाइडल लाइन, और इसका मतलब हाई टाइडल लाइन या जोन भी आप कह सकते हो। जो जो हमारी टाइड्स होती हैं ना, जैसे ये अपनी लैंड एरिया है इधर, और ये अपना वाटर एरिया है, ओशियन है अपना। तो टाइड्स, एक हाई टाइड होती है, लो टाइड जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो जैसे सपोज ये पहले ये लेवल हुआ करता था L1 हमारी टाइड का, फिर हमारा चला गया हाई टाइड, यहाँ तक चला गया L2। तो L1 इज़ द लो टाइड, L2 इज़ द हाई टाइड, और जो बीच में ये वाला एरिया होता है और इसकी जो हाइट होती है, इसे बोलते हैं टाइडल जोन। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में अपना टाइडल जोन होता है। इस टाइडल जोन के बीच में जो है किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, अनलेस वो कोई ऐसा हार्बर सी लिंक ना हो या एटॉमिक एनर्जी टाइप के उस तरह के प्रोजेक्ट ना हो। बिटवीन लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन इज द एरिया विच आर नॉट इकोलॉजिकली सेंसिटिव, द फॉलोइंग मे बी परमिटेड। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव नहीं है, वहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी परमिट की जा सकती हैं। और उसके अलावा हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 1 वाला सबसे हाईली प्रोटेक्टेड है। तो ये जो अपना निकोबार के अंदर प्रोजेक्ट आया है, ये अपना कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आता है, जैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसीलिए एनजीटी ने फिलहाल इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। आगे क्या होगा थोड़ी देखने वाली बात है। यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर द टॉक्स, लाइकली टू इनवाइट पीएम मोदी टू विजिट की। तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन वाले अपना अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया का रशिया के साथ जिस तरह का एंगल बनता है, तो इंडिया को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब आप पुतिन जी को थोड़ा कुछ बोल दीजिए, थोड़ा वॉर वगैरह ज़्यादा ही कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो बस इट्स लाइक बायलैटरल टाइप ऑफ नेगोशिएशन, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ द कास्ट कोड फॉर द थर्ड जेंडर इन बिहार सर्वे स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। थर्ड जेंडर इज अ लीगल जेंडर इन इंडिया। तो देर आर नॉट ओनली मेल एंड फीमेल, देर आर अदर थर्ड जेंडर ऑल्सो, जिसे आप ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं, या फिर LGBTQ कम्युनिटी के अंदर जो आता है, राइट। तो बिहार में हो रहा है कास्ट सेंसस, और हर कास्ट के लिए अलग कोड उन्होंने बना रखे हैं। क्या वहाँ पे सिर्फ कास्ट के लिए कोड है? नहीं, बल्कि ऑक्यूपेशन के लिए भी कोड हैं, रिलीजन के लिए भी कोड हैं, और जो इंटरफेथ कपल्स होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए भी अलग कोड होते हैं। डॉक्टर्स के लिए अलग कोड हैं, लॉयर्स के लिए अलग कोड्स हैं, वो सब करके है। तो बिहार में बहुत समय से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही थी, जो उन्होंने फाइनली शुरू उसको कर दिया है। समस्या यहाँ पे ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए अलग से कास्ट वाली कैटेगरी के अंदर कोड दिया हुआ है। अरे भाई, ट्रांसजेंडर कोई स्पेशल कास्ट थोड़ी होती है, ट्रांसजेंडर तो किसी की कास्ट के भी हो सकते हैं। तो इससे को लेकर जो है थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई है कि आपने अलग से कोड दिया है।
जैसे अगर आप बात करें थर्ड जेंडर के लिए इन्होंने 22 कोड दिया है, ठीक है, कास्ट कोड 22 और इसी को लेके सारा इशू है। जैसे ब्राह्मण को लेके भी शायद यहाँ पे हाँ 126 कोड है, भूमिहार के लिए 142 है, राजपूतों के लिए 169 है, ऐसे ही अलग अलग कास्ट के लिए, थर्ड जेंडर के लिए। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा ही बात आगे बढ़ेगी ऑफ कोर्स। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हमारे यहाँ पे दो मेजर स्कीम्स हैं। नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, इस पोर्टल के ऊपर अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, डिटेल्स वगैरह देते हैं, तो आपको एक ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट मिलता है और आपको आईडी कार्ड दिया जाता है। तो इससे काफ़ी सुविधा हो जाती है। कल को अगर ट्रांसजेंडर पर्सन को कोई भी किसी के साथ इंटरेक्शन करना होता है, कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में कुछ करना होता है, तो उसको ये आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आप कर सकते हैं। दूसरा है अपना गरिमा गृह। गरिमा गृह पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। गरिमा गृह मतलब ये वडोदरा के अंदर चलाया गया था। ये एक शेल्टर प्रोग्राम है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, योगा, फिजिकल फिटनेस वगैरह वो सब दिया जाता है। चलिए जी, साइंस फॉर ऑल, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, और एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी कहाँ पे, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, और ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल तो आइडिया यही है कि 24 पर इसको कंप्लीट करेंगे। लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी क्या है ये थोड़ा बताता चलता हूँ। लीगो इंडिया जो है एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी रहेगी, जहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें डिटेक्ट करेंगे और उसके बारे में जो है रिसर्च यहाँ पे की जाएगी। ग्रेविटेशनल वेव को लेके ऑलरेडी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, शायद फ्रीज हो गया थोड़ा, इसको मैं हिला देता हूँ। ग्रेविटेशनल वेव कब निकलती है? ग्रेविटेशनल वेव हमारे स्पेस के अंदर जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, या फिर दो अलग अलग जो गैलेक्सीज होती हैं उनके अंदर मर्जर होता है, तो जो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे स्पेस के अंदर, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो ग्रेविटेशनल वेव उस बड़े इवेंट से निकलती हैं, और ग्रेविटेशनल वेव के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं ये इनको स्ट्रेच भी कर सकती हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। तो लीगो जो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, बेसिकली वो इन्हीं को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। लीगो प्रोजेक्ट ऑपरेट्स 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर जो है अमेरिका से हम लोग मंगवा रहे हैं, स्टेट ऑफ वॉशिंगटन में जो हैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसको हम लोग बनवाएंगे, और भी एक दो जगह से हम लोग उसको लेके आएंगे। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगो प्रोजेक्ट, ठीक है, कहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, IUCCA पुणे, और आपका राजा रमन्ना सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, ये तीनों के कोलैबोरेशन इसको बनाया जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि लीगो प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में से एक है। 2011-12 के अंदर पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी कई साल पहले किया था। उन्होंने बेसिकली बताया था, डिस्कवरी तो क्या इन एसेस नहीं थी, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, लेकिन उसको पहली बार 2011-12 में डिटेक्ट किया गया था। ग्रेविटेशनल वेव्स ना बहुत कम इंटरेक्ट करती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस समय क्या हो रहा है, हमारे स्पेस के अंदर दो गैलेक्सीज का मर्जर हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव निकलेंगी और जिसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका क्या बेनिफिट होंगे इंडिया को? मतलब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, मतलब आम जिंदगी में क्या बेनिफिट है? आम जिंदगी में बेनिफिट ये है इसका, जो बताया गया इस आर्टिकल में, जो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि इंडिया कुड बिकम अ ग्लोबल साइट फॉर द ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च, एडिंग ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रिसीजन टेक्नोलॉजी। तो ये दिखाएगा कि भाई इंडिया इतनी एडवांस और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को भी हैंडल कर सकता है। तो इंटरनेशनल जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके अंदर इंडिया का स्टेटस इंक्रीज, पहली बात तो यहाँ पे होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो भी हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो साइंटिस्ट लोगों को जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ करने को मिलेगा, राइट। लीगो इंडिया कैन डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू रेकन इंटेलिजेंटली विद द इंडियन सोसाइटीज रिलेशन विद द साइंस। दे नीड लार्ज लैंड ट्रैक्ट। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, कई 100 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है उनको, और वो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो लैंड एक्विजिशन हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि इसकी वजह से लैंड यूज़ पैटर्न जो है चेंज होता है। तो और ये जो साइट्स बनाई जाती हैं ये भीड़ भाड़ से दूर एरियाज़ में बनाई जाती हैं, जहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस हो, तो जिसकी वजह से कुछ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो सकता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का।
जंगल वंगल काटने पड़ेंगे आपको ना। और जो हमारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टारगेट्स हैं वो थोड़े से ख़राब यहाँ पे हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह भी हो सकता है क्योंकि उन एरिया में ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी जो है वो रह सकती हैं। देखिए, साइंस एंड द सेटल कॉलोनिज्म, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये कहते हैं कि भैया जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर बहुत बार जंगलों को काटा जाता है, वहाँ से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भगाया जाता है, डिस्प्लेस हो जाती हैं, फिर बाद में परेशानियाँ होती हैं। तो इसे कहा जाता है साइंटिफिक कॉलोनियलिज्म। ये किसी ने टर्म दी थी बहुत पहले, कोई रेलेवेंस तो खैर इसका कुछ खास है नहीं, बट फिर भी दी जाती है। ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दीज आर द इनविजिबल रिपल्स इन द स्पेस। यार सारी चीज़ें स्पेस के अंदर ही हैं, हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम, सब कुछ स्पेस के अंदर ही तो है। तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ब्लैक होल का मर्जर वगैरह हुआ, जो मैंने आपको बताया। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो स्पीड की लाइट से ही ट्रेवल करती हैं, और जो ग्रेविटेशन वेव के बीच में आता है ये उस स्पेस को स्ट्रेच कर सकती हैं, उसको कंप्रेस कर सकती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है ये, और रिसेंटली डिस्कवरी हुई थी जैसे कि मैंने इसको आपको बताया। तो एक लीगो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी फिलहाल फाइनली इंडिया में भी बनने वाली है। ये वैसे तो 2024 के एंड तक शायद बोल रहे हैं बन जाएगा, बट आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम। हिमाचल कंसिडरिंग लीगलाइजिंग कल्टीवेशन ऑफ द कैनबिस, सेज सीएम। कैनबिस, आपने भांग का पेड़ तो सबने देखा होगा, मैंने ऐसे सड़कों के साइड वगैरह में लगा रहता है बहुत बार, वही कैनबिस है। और कैनबिस का यूज़ किया जाता है, आपको पता है होली में भांग जो है वो पिया जाता है, और भी बहुत सारे ओकेजन्स पे जो है इसका सेवन किया जाता है अलग अलग तरीके से, राइट। कुछ लोग इसका मेडिकल पर्पज़ के लिए भी सेवन करते हैं, कुछ लोग इसका नशे के हिसाब से भी सेवन करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत साधु संतों को आपने चिलम वगैरह पीते हुए देखा होगा, वो सब जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब कैनबिस का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। भांग अलग होती है, गांजा अलग होता है, हशीश अलग होती है, सब चीज़ें अलग होती है, थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का सेकंड स्टेट बन सकता है जो कि कंसीडर कर रहा है कि कैनबिस को लीगलाइज किया जाए। देखिए, वैसे भी लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, कम से कम आप मार्केट को लीगलाइज करोगे तो एक तो आपको रिवेन्यू जनरेट होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन हेल्थ पर्पज से भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है ना। तो एक ये कुछ रीज़न है यहाँ पे कि भैया उसको लीगलाइज किया जा सकता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं जगह पे रेगुलेटेड रूप से कैनबिस की खेती होती है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम वगैरह में, उरुग्वे में, कई स्टेट्स के अंदर इसको ऑलरेडी लीगलाइज किया जा चुका है। तो कैनबिस है क्या? अकॉर्डिंग टू WHO, कैनबिस इज अ जेनरिक टर्म। कैनबिस एक जनरल टर्म है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यूज टू डिनेट द सेवरल साइकोएक्टिव प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट कैनबिस सताइवा। तो बेसिकली ये प्लांट है, इसे कहते हैं कैनबिस सताइवा। इसके अलग अलग हिस्से से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके पत्तों से अलग जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, इसके बीज से अलग बनाई जाती हैं, इसका जो फ्लावर होता है उससे अलग बनाई जाती है, इससे जो इसका जो स्टेम होता है उससे अलग बनाई जाती हैं, और इसके अंदर जो रस होता है उससे अलग बनाया जाता है। तो एक ही पेड़ है कैनबिस सताइवा, जिसके अलग अलग यूज़ करके अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन कैनबिस के अंदर वो क्या ऐसा जो चीज़ होती है, क्या वो ऐसा कंटेंट होता है जिससे नशा होता है, उसे कहते हैं THC, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनिबुलोइड। ठीक है, ये होती है वो चीज़ जो नशा करती है। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अनपोलिनेटेड फीमेल प्लांट को कहा जाता है हशीश। अनपोलिनेटेड फीमेल प्लांट इज कॉल्ड हशीश। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गांजा होता है, गांजा क्या होता है हमारे NDPS एक्ट के तहत, इसी पेड़ का, कैनबिस सताइवा का जो फूल होता है, ठीक है, उसको तोड़ के बनाया जाता है गांजा। इसके अंदर पत्ते और सीड्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन अगर आप पत्ते इंक्लूड कर देते हो तो उसे कहते हैं भांग। मतलब भांग इज लाइक लीव्स, भांग इज लीव्स। तो लीव्स आर नॉट इलीगल टू यूज। जो फ्लावर होता है, जो गांजे का पार्ट होता है, दैट इज इलीगल टू यूज। तो होली पे जो भांग पिया जाता है वो इलीगल नहीं है, क्योंकि वो पत्तों से बनाया जाता है। लेकिन जो फूलों से बनाया जाता है गांजा, दैट इज इलीगल। एक होता है CBD ऑयल। CBD ऑयल, CBD ऑयल भी जो है NDPS एक्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि CBD ऑयल जो है उसके रस से बनाया जाता है, कि पत्तों वगैरह को जो पीस के जो रस निकलता है उससे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर THC जो होता है वो उसका कंटेंट काफ़ी कम होता है, इसलिए उसे इलीगल कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। तो गांजा तो ऑफ कोर्स अभी लीगल नहीं करेगा हिमाचल प्रदेश, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है वो कर सकता है। चलिए।
डेटाबेस ऑन 10,000 जीनोम टू बी रेडी फॉर द रिसर्च एक्सेस। कुछ साल पहले इंडिया ने प्रोजेक्ट चलाया था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो जीनोम इंडिया। इसके अंदर क्या करना है, जीनोम क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा आपको मैं बताऊंगा पूरे का पूरा सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है, हमारे डीएनएज होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो हर इंडिविजुअल का डीएनए स्ट्रक्चर अलग ही होता है, लेकिन कुछ खास पॉपुलेशंस होती हैं जिनका डीएनए स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। अब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस जो हैं पाई जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह की, साउथ इंडिया में, आप ट्राइबल एरियाज में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, तो इंडिया में आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर लगभग सेम है। और अपना जो डीएनए होता है, जो जीनोम हमारे होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, उनके बेसिस पे हमें डिसीज होते हैं। कुछ डिसीज़ कुछ खास कम्युनिटीज़ को ज़्यादा होते हैं, कुछ डिसीज़ कुछ खास कम्युनिटीज़ को कम होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, जैसे ट्राइबल एरियाज़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरियाज़ में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं जिनको डेंगू नहीं होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वैसा है। लेकिन वो दूसरी डिसीज़ उनको बहुत जल्दी हो जाती हैं, राइट? जो हमें नहीं होती हैं, इधर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों को या वेस्ट में रहने वालों को वो नहीं होती हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या करता है, हमारा जो डीएनए होता है उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए हम डीएनए की कोडिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी पर्सन का जो डीएनए है उसके अंदर किस तरह का उसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंट तरह का डिसीज़ है वो क्यों हुआ और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब इंडिया में जो डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस हैं, हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से दवाइयाँ बना सकते हैं बेसिकली। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का ये फ़र्क होगा। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया, पर्सनलाइज़ मेडिसिन कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक पर्सन रहने वाला है, एक साउथ इंडिया में रहने वाला है, एक वेस्ट में रहने वाला है, एक सेंटर में रहने वाला है। सभी अलग-अलग डिसीज़ को लेके अलग-अलग तरीके से रिएक्शन करती है उनकी बॉडी। तो पर्सनलाइज़ तरीके से मेडिसिन बना सकते हैं। क्या चाहिए दवाई जो स्पेशली वो आप जो है सेंट्रल इंडिया के लिए यूज़ कर सकते हो, पॉपुलेशन के लिए जिसके लिए आपने जीनोम तैयार किया है। तो उसके लिए जो है इसको बनाया गया था। और 10,000 जो है पर्सन्स का यहाँ पे जीनोम डिकोड हम लोगों को करना था। इंडिया में कहा जाता है कि टोटल 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो हर पॉपुलेशन का डीएनए सीक्वेंसिंग हम लोग सेपरेटली करेंगे और इनके लिए फिर दवाइयाँ बनाएंगे। अभी पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में जो सारी चीज़ें काम होती हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश गोखले जी, कि 2/3 काम हो चुका है। ठीक है, जो 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम बनाए जाने थे, उसमें 2/3 लोगों का जीनोम ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। तो मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है? उनको कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, वो सब करके। तो ये है आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वही आपको मैंने बता दिया। हाँ, थोड़े कंसर्न्स तो यहाँ पे डेफ़िनेटली हैं। यहाँ पे प्राइवेसी का कंसर्न भी है, ऑफ कोर्स मिसयूज हो सकती है चीज़ें कई बार, है ना? तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर अपना इस तरह का डीएनए वाला जो है वो एक सीक्वेंस रहता है, जिसे बाद में हम लोग इस तरह से ATCGDT, ये जो हमारे इस तरह से डीएनए होता है ना अपना, तो वहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग होती है, डीएनए की इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो उसको बेसिकली हम लोग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर टाइप का जीन हमारे पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसका बेसिकली पूरा पर्पस होता है। चलिए, यूज़ ऑफ जीन मैपिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए मैंने कंटेंट यहाँ पे डाल दिया था। चलिए जी, ड्रग मेकर गेट मोर टाइम टू जोन, ये तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कंटेंट डाला आपके लिए। सम एडवाइस टू इंडिया ऑन द IFA नेगोशिएशन, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ने जाओगे अलग से तो काफ़ी टेक्निकल सी चीज़ें के अंदर इसके अंदर दी हुई हैं, WTO के बारे में, ट्रेड के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन मैं आपको जो है बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर बता के चलता हूँ। एक वर्ल्ड में एक नया एग्रीमेंट बना है, ठीक है, जिसे IFA एग्रीमेंट कहा गया है। और इस IFA एग्रीमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में अलाउ करती हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। ये रूल्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, और भी आप कंट्री समझ लीजिए जहाँ पे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी,
वो सब जो है यहाँ पे, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट कम से कम हो। अब थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया था। फिर बाद में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 2G स्कैम हो गया, 3G स्कैम हो गया, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज के लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए। कुछ सारी कंपनीज के लाइसेंस कोर्ट के द्वारा भी कैंसिल कर दिए गए। अब भाई जब उन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो वो तो प्रोटेक्शन ही चाहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह के जब डिस्प्यूट आते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उनको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके लिए WTO के अंदर बेसिकली एक फोरम होता है जो कि यह इंश्योर करता है कि कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूल्स बहुत ट्रांसपेरेंट हों और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट किया जा सके उनके उनकी इन्वेस्टमेंट को। बेसिकली बात ये है, राइट। तो जैसे अब कई सारी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, लेकिन बाद में जब उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए तो उन्होंने इंडिया के ऊपर WTO में केस कर दिया और वो केस इंडिया के फेवर में नहीं आया, तो इंडियन गवर्नमेंट को फाइन भी देना पड़ा था। तो अभी जो है एक नया अग्रीमेंट आया है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, जिसके अंदर 100 से प्लस कंट्रीज हैं। तो ये कंट्री क्या करेंगी, अपने रूल के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ऐसे रूल बनाएंगी जो डे टू डे बेसिस पे बिजनेस वगैरह वहाँ पे होता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। तो जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं बिजनेस को करने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो दूर हो सकें और उनकी कंट्री जो है ग्रो कर सके, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सके। तो उसके लिए जो है इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं है, इंडिया कहता है कि भैया हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया कंबोडिया, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इंडिया ये कह रहा है कि जब आप लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक नई ट्रीटी की क्यों रिक्वायरमेंट है, जबकि वो लीगली बाइंडिंग भी नहीं है। तो हम लोग तो इसी के ऊपर जो है वो रिलाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है IFA का पार्ट बनने के बाद इंडिया, क्योंकि देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत डिस्प्यूट होते रहते हैं। कभी यहाँ से कोल ब्लॉक ने कैंसिल कर दिया, कभी 3G वाले केस के चक्कर में वो सब हो गया। तो इंडिया के ऊपर ऑलरेडी WTO में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का माहौल बहुत अच्छा नहीं माना जाता इंटरनेशनल, अगर आप WTO के परस्पेक्टिव से देखें तो ऑलरेडी वो डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो इंडिया नहीं चाहता है कि IFA का पार्ट बन के इंडिया में और डिस्प्यूट हो, क्योंकि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ISDS इसको बोला जाता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम होता है। तो इंडिया नहीं चाहता कि इस कोर्ट सिस्टम का हम लोग और पार्ट बने और इंडिया के ऊपर और ज़्यादा केसेस हों और हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो डाउन चला जाए। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दी गई हैं। हल्का सा यहाँ पे बताता हूँ, BIT क्या होता है। BIT दो कंट्रीज के बीच में एक इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंट्री उस इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ऑलरेडी दोनों कंट्रीज जिस अग्रीमेंट को साइन किया जाता है उसी समय डिसाइड किया जाता है कि ये डिस्प्यूट हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। तो उसके तहत जो है वो उसका सोल्यूशन होता है। और WTO के अंदर भी प्रोविजन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का। नया एग्रीमेंट ये कहता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ अराउंड 100 कंट्रीज जो ये कहती हैं कि अपने कंट्री के अंदर हम वो ऐसे डोमेस्टिक कानून बनाएंगे जिससे इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा ओपन अप हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ये बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रिकमेंड नहीं। अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, WTO कैसे काम करता है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, FDA क्या होता है, तो ये फिर आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसकी इकोनॉमी के थोड़े थोड़े बेसिक्स कवर हैं वही इस तरह के आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। चलिए, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं खास, तो जो चीज़ें थी मोस्टली हम लोगों ने कर ही ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।